नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इतिहास एनसीईआरटी के अध्याय 11 के पार्ट सेकंड के बारे में, और जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा देवभूति है ना, जो देवभूति था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था और उसका एक मंत्री हुआ करता था वसुदेव, है ना। तो उस वसुदेव ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में एक नए वंश की स्थापना इसने कर दी। और वो नया वंश कौन सा था? उस नए वंश का नाम था कण्व वंश। कौन था? कण्व वंश। और कण्व वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने की। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आज के सेकंड लेक्चर में कण्व वंश के बारे में, ठीक है। कण्व वंश, यहां ध्यान रखना, जो कण्व वंश था इसका शासन कब तक चला इस वंश का? तो इस कण्व वंश का शासन जो चला वो 75 ईसा पूर्व से लेकर के और आपका 30 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला, ठीक है। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। यहां बात करें, सबसे पहले मैंने बताया था जो कण्व वंश था, अगर इसके संस्थापक की बात करें, इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वसुदेव था। और वसुदेव कौन था? मैंने आपको बताया था अभी, जो देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक, उसका यह मंत्री हुआ करता था वसुदेव, जिसने कि उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इसने कण्व वंश की नींव रखी। कब रखी थी ये? 75 ईसा पूर्व में, ठीक है। 75 ईसा पूर्व में इस कण्व वंश की नींव रखी किसने? वसुदेव ने। और यह भी ध्यान रखना, जो कण्व वंश था ये एक ब्राह्मण वंश था। कौन सा था? एक ब्राह्मण वंश था ये, ठीक है ना। ये एक ब्राह्मण वंश हुआ करता था। इसमें केवल 4 शासक ही हुए थे। केवल इसमें टोटल शासकों की बात की जाए इस कण्व वंश में तो केवल 4 शासक हुए। इसमें 4 कुल शासक हुए। कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले बात करें तो वसुदेव। अगर यहां दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा शासक हुआ था हमारा भूमिमित्र। तीसरा शासक इसमें हुआ था नारायण। और उसमें चौथा हुआ था सुशर्मन। ये 4 शासक हमारे कण्व वंश में हुए जिन्होंने शासन किया। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक इसका कौन था? सुशर्मन था। ये अंतिम शासक था, सुशर्मन जो था। और ध्यान रखना, इस सुशर्मन की जो हत्या हुई थी वो 30 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 30 ईसा पूर्व में इस सुशर्मन की हत्या कर दी गई थी। अब किसने हत्या की थी इसकी, ये भी ध्यान रखना। जो शिमुक था, शिमुक ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? सुशर्मन की। जो अंतिम शासक था इसकी हत्या कर दी थी शिमुक ने, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पे। इसके बाद बात करेंगे हम थोड़ी सी आपका जो आंध्र सातवाहन वंश था। कौन सा? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश, ये जो वंश चला था आंध्र सातवाहन वंश जो था ये 30 ईसा पूर्व से लेकर के और आपका 250 ईस्वी तक ये चला था। ध्यान रखिएगा, 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक ये चला था। और देखो, अगर पुराणों में देखा जाए, जो पुराण हैं हमारे ग्रंथ हैं उनमें देखोगे तो इस वंश का नाम, इस सातवाहन वंश का नाम वहां पे आंध्र ही लिया जाता है। इस आंध्र सातवाहन वंश का पुराणों में नाम देखोगे तो वो आंध्र ही बोला जाता है। लेकिन जो हमारे अभिलेख हुए हैं, ये ध्यान रखना, जो आंध्र नाम लिया गया था ये पुराणों में है ना। पुराणों में देखने को मिलता है सातवाहन वंश का नाम। अगर हम अभिलेखों को टटोलें, अगर अभिलेखों को पढ़ा जाए तो अभिलेखों में ध्यान रखना इसका नाम क्या है? सातवाहन है। क्या नाम है? सातवाहन है, ठीक है, अभिलेखों में। और यही कारण है, अभिलेखों में इसका नाम सातवाहन है तो इस वंश का नाम जो है आंध्र सातवाहन
वंश रख दिया गया। और इस वंश का संस्थापक कौन था? जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, इसकी हत्या किसने कर दी? शिमुक ने कर दी। और शिमुक ने इसकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, आंध्र सातवाहन वंश की। और इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक तो वो था शिमुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिमुक इस वंश का संस्थापक था। अच्छा, आपका इस वंश में एक और शासक हुआ था जिसका नाम था सतकर्णी प्रथम। कौन था? सतकर्णी प्रथम। और जो सतकर्णी प्रथम था उसने अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाया। एक क्या करवाया? राजसूय यज्ञ करवाया। ये 2 यज्ञ उसने अपने शासनकाल में करवाए थे। ठीक है, सतकर्णी प्रथम ने। इसकी रानी थी नागानिका। इसकी जो रानी थी, किसकी? सतकर्णी प्रथम की। उस रानी का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, इस रानी का नाम था नागानिका। क्या नाम था? नागानिका। इस नागानिका का एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? नानाघाट अभिलेख। इसका रानी का एक नानाघाट अभिलेख है। ध्यान रखिएगा इस अभिलेख के बारे में, यहां से प्रश्न भी आया बीपीएससी में एक बार। तो जो नानाघाट अभिलेख था उससे इस चीज का पता चलता है कि इसने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण और जो बौद्ध थे उनको भूमि अनुदान में दी थी, है ना। इस अभिलेख से, इस नानाघाट अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और कौन? बौद्ध, इनको इसने जो है भूमि दान में दी थी। इस चीज भूमि दान के बारे में हमें जानकारी किससे पता चलती है? नानाघाट अभिलेख से हमें को पता चलती है। ठीक है, और ये भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। ये जो है भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, आगे जो हाल था, हाल एक विद्वान हुआ करते थे। हाल एक विद्वान हुआ करते थे और उन्होंने क्या किया है? प्राकृत भाषा में जो है एक पुस्तक की रचना की थी। अब पुस्तक कौन सी थी? ध्यान रखना, गाथा सप्तशती। जो हाल थे इन्होंने प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में एक पुस्तक की रचना की है और उस पुस्तक का नाम था गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती ये पुस्तक थी। पुस्तक ये इसकी रचना की है इन्होंने किसमें? प्राकृत भाषा में, इसी शासनकाल में, इसी आंध्र सातवाहन वंश के शासनकाल में। और इसी काल में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो ये भी ध्यान रखना, जो गुणाढ़ थे, जो गुणाढ़ थे, उन्होंने, गुणाढ़ ने क्या किया कि एक बृहत कथा, क्या चीज? एक बृहत कथा कोश नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसकी रचना की है। ठीक है, ध्यान रखना, इसी के शासनकाल में, किसके में? सतकर्णी प्रथम के शासनकाल में। ध्यान रखना, जो आपके गुणाढ़ थे, जो गुणाढ़ थे उन्होंने एक बृहत कथा कोश की एक ग्रंथ हुआ करता था। ये ग्रंथ है, इसकी रचना की है। ठीक है, सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश के शासनकाल में। दूसरी चीज, इसी सतकर्णी प्रथम के समय में बात करें, एक संस्कृत व्याकरण के एक लेखक हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक संस्कृत व्याकरण के एक लेखक हुआ करते थे। उनका नाम था सर्ववर्मन। क्या नाम था? सर्ववर्मन। ध्यान रखिएगा,
सर्ववर्मन। उन्होंने कातनंत्र नाम की एक पुस्तक लिखी है जो कि संस्कृत में है। कौन सी पुस्तक है? कातनंत्र। ठीक है, ये पुस्तक काय में है? संस्कृत भाषा में है। ये संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी थी सर्ववर्मन ने इसी शासनकाल में ही। और गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करें, इस अगर हम सातवाहन वंश की बात करें, इस सातवाहन वंश में सबसे महानतम शासक जो हुआ था वो एक ही था और वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी अगर यहां उसके शासनकाल की बात करें तो 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक उसने शासन किया। और इस शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ये इस सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था। सबसे महानतम शासक था ये। सबसे महानतम शासक। दूसरी चीज, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था उसने शक, यवन, पल्लव और एक आपके क्षैरात, इन सभी का नाश कर दिया था। और इन सब का नाश करने के बाद में शक, यवन, पहलव और जो क्षैरातो थे, क्षैरातो एक जाति हुआ करती थी, एक वर्ग हुआ करता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इन सभी को मार दिया, सबका नाश कर दिया। और फिर दोबारा से सातवाहन एक जो वंश था, उनका जो कुल था, उसके गौरव की हम बात कर सकते हैं, एक गौरव की, एक संस्कृति की दोबारा से पुनः स्थापना कर दी। और उन्होंने क्या किया, जो नहपान था, नहपान को हटा करके उसके जो चांदी के सिक्के थे उन पर अपना नाम अंकित करवा दिया। एक आपका नासिक जिला है, नासिक जिला, उसमें जोगलथंबी में, नासिक जिले में एक जगह पड़ती है जोगलथंबी। अगर यहां जोगलथंबी की बात की जाए तो जोगलथंबी में सिक्कों का ढेर मिला है। यहां पे साक्ष्यों के रूप में सिक्कों का ढेर मिला है। यहां से एक सिक्कों का ढेर मिला है और इस एक ढेर में चांदी के बहुत से ऐसे सिक्के थे जो कि नहपान ने चलाए थे और जो गौतमी पुत्र की मुद्रा से दोबारा अंकित किए गए थे। तो ऐसे भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो शकु हुए थे, शकों से देखोगे तो उसने क्या किया, जो उत्तरी महाराष्ट्र था और जो कोंकण था, या नर्मदा की घाटी को देख लो या सौराष्ट्र को देख लो, मालवा और पश्चिमी राजपूताना को देख लो, वो सब छीन लिए इन्होंने शकों से, है ना। दूसरी चीज, उसका जो राज्य था, किसका, गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो राज्य था, उसमें उत्तर में जो मालवा और दक्षिण में कनारा जो प्रदेश था वहां तक फैला हुआ था पूरे तरीके से। गौतमी बलश्री के जो नासिक अभिलेख हैं उसमें एक चीज लिखी गई थी कि उसके जो पुत्र के घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। बलश्री जो था, गौतमी बलश्री का एक अभिलेख था, नासिक अभिलेख। और इस नासिक अभिलेख से यह पता चलता है, उसमें यह लिखा गया है कि उसके जो पुत्रों के घोड़े थे, घोड़े थे 3, ठीक है। और ये घोड़े क्या करते थे कि 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। ये घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। और जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था उसके कुछ सिक्के तो हमें कहां से भी मिले हैं, आंध्र प्रदेश से देखने को मिले हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो सिक्के थे वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिले हैं। अभी हम नासिक अभिलेख की इसकी बात कर रहे थे, इस नासिक अभिलेख की। नासिक अभिलेख में यह भी लिखा गया है कि एकमात्र ब्राह्मण और जो 2 अद्वितीय ब्राह्मण थे, जो ध्यान रखना, जो नासिक अभिलेख है इसमें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण किसको कहा गया है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। क्या कहा गया है, एकमात्र ब्राह्मण, एकमात्र और अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है। यह चीज ध्यान रखिएगा।
एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण नासिक अभिलेख में किसको कहा गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। अब जब गौतमी पुत्र के बाद थोड़ी सी बात करें, सतकर्णी के बाद बात करें, तो गौतमी पुत्र के बाद क्या हुआ? उसका जो पुत्र था वशिष्ठी पुत्र, उसकी पत्नी का नाम था वशिष्ठी पुत्र, ध्यान रखना, गौतमी पुत्र का। इसके बाद क्या हुआ? इसका जो पुत्र था वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी राजा, इसके पुत्र का नाम था श्री पुलुमावी राजा। जो पुलुमावी राजा था वो शासक बन गया, और उसके अभिलेख में देखोगे, उसके अभिलेख जो है वो नासिक, कार्ले, अमरावती यहां देखने को मिलते हैं। और गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो था, उसके बाद सातवाहन राजाओं का शकों से हम कह सकते हैं, जो शक थे उनके दूसरे वंश कार्दमक, एक कार्दमक वंश हुआ करता था। जो कार्दमक वंश था उससे संघर्ष हुआ, उससे युद्ध हुआ, और उसमें क्या हुआ? जो वशिष्ठी पुत्र था पुलमावी, उसको हराया गया, और हरा करके सातवाहन साम्राज्य में जो प्रदेश थे, जो राज्य थे, उन पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? कार्दमक वंश के द्वारा। ध्यान रखना, एक युद्ध हुआ था कार्दमक और आपके सातवाहन वंश के बीच में, ठीक है, जिसमें सातवाहन लोग जो आपके शासक थे, कौन? मैंने अभी जो बताया, पुलुमावी राजा जो बने थे, वो हार गए, इसमें पराजित हुए सतकर्णी के पुत्र, और जो कार्दमक वंश था उसने उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, सातवाहन वंश के। एक आपका रुद्रदामा का अभिलेख है, किसका? रुद्रदामा का। और इस रुद्रदामा के अभिलेख की बात करें तो इसके अभिलेख का नाम है गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख। इस गिरनार अभिलेख में ध्यान रखना, एक चीज लिखी गई थी कि उक्त शक जो थे, उक्त शक, उक्त शकों में जो शासक हुए उन्होंने दक्षिणापति सतकर्णी को 2 बार हराया था, लेकिन जो निकट संबंध थे उनके काफी, अब निकट संबंध थे तो कारण क्या हुआ कि उनका विनाश नहीं किया, केवल उनको हरा दिया युद्ध में। जो दक्षिणापति जो सतकर्णी थे उनको 2 बार युद्ध में हराया। अब लेकिन उनके जो आपसी संबंध थे, जो व्यवहार था, वो थोड़ी सी संबंधित थे, थोड़ा रिलेशन बना हुआ था, है ना, तो अच्छे संबंध थे। उनका विनाश नहीं किया, केवल युद्ध में उनको हरा दिया। ठीक है। अगर यज्ञश्री सतकर्णी की बात करें, यज्ञश्री सतकर्णी की बात करें, (165 से लेकर के 194 ईस्वी तक शासन किया। ध्यान रखिएगा। इनके सिक्कों पर क्या हुआ, मैंने बताया था एक बार पहले आप लोगों को कि जो जलयान का चित्र था, काय का? जलयान। इनके जो सिक्के थे यज्ञश्री सतकर्णी के, इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया गया है, जो कि जल यात्रा और समुद्री व्यापार जो होता था, हम कह सकते हैं कि जल यात्रा के प्रति या फिर समुद्र जो व्यापार हुआ करता था, समुद्री व्यापार, उसके प्रति इसके लिए एक प्रेम का एक परिचायक के रूप में इसको दर्शाया जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद एक वंश की बात करें, इसके बीच में एक वंश और आ गया जिसका नाम था आभीर वंश। कौन सा वंश था? आभीर वंश। जो आभीर वंश था, इसका संस्थापक कौन था? ध्यान रखना, ईश्वर सेन। इसका संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन। ठीक है। और इसने क्या किया कि 248 और 49 ईस्वी के बीच में लगभग कुलचुरी चेदी संवत जो था उसकी स्थापना कर दी इसने। ध्यान रखना, 248 और 49 ईस्वी के बीच में, ध्यान रखना, एक जो आपका बताया जाता है कलचुरी चेदी संवत एप्रोक्स में बनाया, उसकी स्थापना की। कलचुरी चेदी संवत, इसकी स्थापना की किसने? ईश्वर सेन ने। और ध्यान रखना, इसका जो प्रमुख केंद्र था, इसका ईश्वर सेन का जो प्रमुख केंद्र था, ध्यान रखना, वो क्या था? वो नासिक था, नासिक। और
वीर पुरुष दत्त जो था, जो वीर पुरुष दत्त था, ध्यान रखना, वीर पुरुष दत्त, इसका ईश्वर सेन का ये उत्तराधिकारी था। कौन था? उत्तराधिकारी हुआ करता था ये वीर पुरुष दत्त जो था। जो वीर पुरुष दत्त था वो ईश्वर सेन का उत्तराधिकारी था। और इसने क्या किया, जो नागार्जुनीकोंडा है उसका एक स्तूप है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, है ना, तो उसका निर्माण करवाया। किसका? नागार्जुनीकोंडा का एक प्रसिद्ध स्तूप है, उसका निर्माण इसने करवाया। और सातवाहन शासकों ने, ध्यान रखना, धर्मशास्त्रों में जो बातें बताई जाती हैं, जो राजाओं के बारे में बताया गया, जो आदर्श बताए गए, उन पर चलने के प्रयास काफी किए, है ना। तो राजा होता है वो क्या होता है? धर्म का संरक्षक होता है। और राजा में क्या देखने को मिलता है? कुछ के देवी देवता जो होते हैं, है ना, तो माना जाता है समाज के द्वारा कि राजा में देवी के या देवताओं के थोड़े से गुणों का होना माना जाता है, कि उसमें गुण पाए जाते हैं। और सातवाहन राजा का वर्णन जो किया गया है वो राम, भीम, केशव, अर्जुन, ऐसे ऐसे कुछ जो पौराणिक महापुरुष हुए उनके गुणों से इनको दर्शाया जाता है ना। क्योंकि बल और पराक्रम में देखोगे तो राजा की तुलना जो पौराणिक पुरुष थे और जो दिव्य विभूतियां हम कह सकते हैं उनसे की गई है, इनकी थोड़ी सी तुलना यहाँ पे, है ना। और सातवाहन लोगों ने क्या किया, काफी प्रशासनिक जो इकाइयां थी वही रखी जो कि अशोक के काल में पाई गई थी, क्योंकि उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। ध्यान रखना, अशोक के काल में जिला जो था उसको आहार कहा जाता था। और यहाँ पे भी सातवाहन वंश में भी इसको आहार कहा गया। उनके अधिकारी जो थे, जैसे आपका जो मौर्य काल था उसमें थे, वैसे ही यहाँ पे थे, क्योंकि यहाँ के जो मौर्य काल के जो अधिकारी थे वो अमात्य, मैंने बताया था आप लोगों को, या महामात्य, है ना, महामात्य वही कहा जाता था मौर्य काल में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सेम कहा गया इनको सातवाहन वंश में, ठीक है। तो अधिकारी भी सेम हुए। सेनापति को प्रांत का क्या कहा जाता था? जो सेनापति था उसको प्रांत का शासनाध्यक्ष, ध्यान रखना, शासनाध्यक्ष या फिर गवर्नर कह सकते हैं, ये गवर्नर बनाया जाता था उसको, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन हुआ करता था उसका जो काम संभाला जाता था, कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, जो प्रशासन का काम था वो गौलमिक जो होता था, एक पद था, ध्यान रखिएगा, गौलमिक उसके हाथों में था, वो संभालता था। और जो गौलमिक था, गौलमिक ध्यान रखिएगा, एक सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी और सैनिक टुकड़ी का यह प्रधान हुआ करता था। ये सैनिक टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था, जिसमें 9 रथ हुआ करते थे। 9 रथ, 9 हाथी, ध्यान रखिएगा। और उसमें 25 घोड़े हुआ करते थे, 25 घोड़े हुआ करते थे। और इसमें लगभग 45 पैदल सैनिक हुआ करते थे, लगभग पैदल 45 सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। और गौलमिक जो था उसको कह सकते हैं, गौलमिक को, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हुआ थे उसमें गौलमिक को इसलिए रखा जाता था कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, है ना, माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, वहां पे शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। और सातवाहन शासन में देखोगे तो सैनिक लक्षण इससे भी प्रकट होता है कि उनके जो अभिलेख थे, अभिलेख में ध्यान रखिएगा, कटक और स्कंधावार, क्या चीज? कटक और स्कंधावार शब्दों का खूब उल्लेख देखने को मिलता है। और ये सैनिक जो थे वो शिविर और बस्तियों में ही रहा करते थे केवल। और सातवाहन लोगों ने तो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त हम कह सकते हैं, गांव जो है दान में देने की प्रथा भी आरंभ की, जो कि एक आबाद भूमि या फिर ग्राम कह सकते हैं, ग्राम दान में दिए जाते थे, है ना, क्योंकि उन्हें राजपुरुष और सैनिकों के, और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोटि के कह सकते हैं जो राजकीय अधिकारी हुआ करते थे, उनके हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था,
है ना, और दान दिए गए या दान किए गए ऐसे क्षेत्र हम कह सकते हैं जो कि सातवाहन राज्य के भीतर छोटे छोटे तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वतंत्र द्वीप जैसे बन गए थे, वो दान में दिए जाते थे। और सातवाहन राज्य जो था, सातवाहन, ध्यान रखिएगा, जो सातवाहन राज्य था, सामंतों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी इस वंश में। सामंतों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी, 3 श्रेणियां। अगर पहली श्रेणी की बात करें, यहां पे पहली श्रेणी की, तो सामंत राजा, जो पहली श्रेणी थी उसका ध्यान रखना। जो सामंत हुआ करता था वो राजा कहलाया करता था, राजा, और उसे सिक्के ढालने का अधिकार हुआ करता था। इस राजा को जो है सिक्के ढालने का अधिकार था, ठीक है। अगर यहां दूसरी श्रेणी की बात करें, दूसरी श्रेणी, जो दूसरी श्रेणी का प्रमुख हुआ करता था उसको महाभोज कहते थे, महाभोज। और जो तीसरी थी, तीसरी श्रेणी, इसका जो प्रमुख हुआ करता था इस श्रेणी का, वो सेनापति हुआ करता था। कौन? सेनापति, ठीक है। ये 3 श्रेणियां हुआ करती थी। और सातवाहन शासन में हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मणवाद के विजयाभियान का नेतृत्व किया है। जब स्टार्टिंग थी तो क्या हुआ था कि जो राजा लोग थे, स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो, आरंभ से ही देखा जाए तो, राजा और जो रानियां थी उन्होंने अश्वमेध, वाजपेय, वैदिक यज्ञ ये सब किए, है ना। क्योंकि कृष्ण वासुदेव जैसे कह सकते हैं हम लोग बहुत से वैष्णव देवता की भी उपासना किया करते थे। जब ये यज्ञों के अनुष्ठान किया करते थे तो उनमें ब्राह्मणों को उन्होंने प्रचुर दक्षिणा देने की प्रथा बनाई हुई थी। फिर भी सातवाहन शासकों ने देखा जाए तो भिक्षुओं को गांव दान में दे दे करके बौद्ध धर्म को बढ़ाया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के लिए हम कह सकते हैं महायान संप्रदाय का एक बहुत अच्छे तरीके से बोलबाला हो गया, है ना, खास करके शिल्पियों के बीच में। आंध्र प्रदेश में देख लो, जो नागार्जुन कोंड है और जो अमरावती नगर है आंध्र प्रदेश में, अगर यहां आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है? नागार्जुन कोंड, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था? अमरावती। अमरावती, ये जो नगर थे वो सातवाहन शासकों के शासन में हम कह सकते हैं, या फिर विशेष करके उनके जो उत्तराधिकारी थे, इक्ष्वाकु जो बोल सकते हैं हम लोग, उनके शासन में बौद्ध संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे दोनों। और सातवाहन काल में देख लो, जो पश्चिमोत्तर दक्कन है या जो महाराष्ट्र है, वहां पे बहुत ज्यादा एक दक्षता, लगन कह सकते हैं, उसके साथ जो ठोस चट्टानें हुआ करती थी उनको काट काट करके उनके लिए चैत्य और विहार बना दिए गए। जो चट्टानें थी, चट्टानों को काट काट करके मैंने बताया चैत्य और विहार बना दिए गए, चैत्य और विहार बना दिए गए वहां पे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और ये प्रक्रिया जो थी वो कब की बताई जाती? लगभग 200 ईसा पूर्व की। ये प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग हम कह सकते हैं कि 1 शताब्दी के पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी अच्छे तरीके से। क्योंकि चैत्य बौद्ध के जो मंदिर का काम करता था, वो चैत्य था, वो बौद्ध के मंदिर का काम किया करता था। और जो बिहार था वो भिक्षु निवास हुआ करता था, उनका कार्य किया करता था। जो सबसे मशहूर चैत्य थे वो पश्चिमी दक्कन में कोरलो का चैत्य थे। क्या था? कोरलो का चैत्य। कोरलो का चैत्य सबसे प्रसिद्ध था। और ये लगभग लगभग कोरलो का चैत्य जो था 40 मीटर लंबा था ये, और 15 मीटर ऊंचा था, 15 मीटर ऊंचा। और ये एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं, एक विशाल शिला कह सकते हैं। जो वास्तुकला होती है उसका एक प्रभाव उत्पन्न करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अगर हम थोड़ी सी अमरावती की बात कर लें, यहां पे जो अमरावती स्तूप था, जो अमरावती स्तूप था, इसका निर्माण देखा जाए तो लगभग 200 ईसा पूर्व में। कब? 200 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ईसा की जब दूसरी सदी थी उसके जब मध्य समय था, है ना, तो तब आकर के ये कंप्लीट यानी कि पूरा बन पाया था, निर्मित हो पाया था। इसका जो गुंबज है
वो नींव के आर पार है और कितना है, 53 मीटर है। ध्यान रखिएगा 53 मीटर, और गुंबज के आर पार है बिल्कुल, है ना। उसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की, तो ऊंचाई ध्यान रखना 33 मीटर मालूम पड़ती है। कितनी, 33 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। नागार्जुन कोंड की बात करें तो सातवाहन वंश के जो उत्तराधिकारी थे, इक्ष्वाकु कह सकते हैं, है ना, उनके काल में अपने एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष पर था ये नागार्जुन कोंड जो था। और यहाँ केवल हम कह सकते हैं जो बौद्ध स्मारक थे वही नहीं, बल्कि पुराने ईंट के जो हिंदू मंदिर जो हुआ करते थे, हिंदू मंदिर, वो भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ इसमें नागार्जुन कोंड में देखोगे तो लगभग 24 के करीब अप्रॉक्स में है ये बात। ठीक है ना, 24 विहार देखने को मिल जाते हैं, 24 विहार। अब यहां थोड़ी सी बात करें जो कलिंग था, और इस कलिंग का एक वंश हुआ करता था, चेदी वंश। थोड़ी सी कलिंग के चेदी वंश के बारे में बात करें यहां पे, तो कलिंग का जो चेदी वंश था उसका सबसे प्रतापी राजा जो हुआ, जो शासक हुआ, वो खारवेल था, खारवेल। और इसके विषय में जानकारी की तो बात ही करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसका जो प्रमुख स्रोत है, इसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो सबसे अच्छा सोर्स है इसकी जानकारी के लिए। महापद्मनंद जो थे उन्होंने कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नहरों की जानकारी देने वाला जो प्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है, जो महापद्मनंद ने दिया है। जैन लोग जो थे उनको गांव जो है वो दान में दिए जाने का पहला उल्लेख इसी अभिलेख से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कलिंग वंश का चेदी वंश था। अगर इसमें थोड़ी सी हम लोग यहां अभिलेखों की बात कर लें, यहां हम लोग थोड़ी सी अभिलेखों की बात कर लें, ध्यान रखिएगा, अभिलेख जो मौर्योत्तर काल में अभिलेख हुए, उन अभिलेखों की थोड़ी सी यहां बात कर लेते हैं और किस शासक के समय में वो बनवाए गए। देखो, एक आपका शिनकोट अभिलेख था, शिनकोट अभिलेख, और ये मिनांडर के समय में बना, मिनांडर के में। एक आपका तख्ते वही अभिलेख था, कौन सा, तख्ते वही, जो तख्ते वही अभिलेख था वो गोंडो फर्निस के शासनकाल में बना। गोंडो फर्निस। एक आपका पंजतर था इसी मौर्योत्तर काल में, पंजतर। और जो पंजतर था अभिलेख वो कुषाण शासनकाल में बना, कुषाणों के समय में। जूनागढ़ अभिलेख की बात कर लें, जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख आपको पता होगा किसका बताया जाता है, रुद्रदामन का। रुद्रदामन के समय में बनाया गया। नानाघाट अभिलेख की बात करें, नानाघाट अभिलेख तो मैंने बताया था रानी हुआ करती थी नागानिका, उसके समय में बनाया गया इसको। नासिक अभिलेख की मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो नासिक अभिलेख था किसका था, गौतमी बलसरी का था, उसी के समय में बनाया गया ये गौतमी बलसरी। अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख जो था वो धनदेव के शासनकाल में बना, धनदेव के में। अगर बेशनगर अभिलेख की बात करें, बेशनगर अभिलेख की बात करें तो ये आपका हेलियोडोरस के समय में बना, ये हेलियोडोरस के समय में बना। तो लगभग मोस्टली इंपॉर्टेंट आपके यही अभिलेख हैं जो कि मोस्टली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ये अभिलेख थे आपके मौर्योत्तर काल में। यहां एक वंश की बात करें, चेदी वंश के बाद बात करें हम लोग वाकाटक वंश के बारे में, आपका मौर्योत्तर काल में ही था ये।
वाकाटक वंश। जो वाकाटक वंश था, जब सातवाहनों का पतन हो गया और 6ठी शताब्दी का मध्य समय जब आ गया, है ना, जब चालुक्य वंश का उदय होने को था, तो दक्कन में एक वाकाटक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करती थी। और जो शक्ति कौन सी, वाकाटक, इन्होंने क्या किया, दक्षिण और कभी कभी हम बात कर सकते हैं मध्य भारत में भी, तो कुछ क्षेत्रों को अपनी सत्ता में वहां स्थापित उसको कर लिया। और इस वंश का, वाकाटक वंश का जो संस्थापक था, इस वाकाटक वंश का जो संस्थापक था, विंध्य शक्ति था। कौन था, विंध्य शक्ति। और इस विंध्य शक्ति के शासनकाल की बात करें तो 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें तो वो थी नंदीवर्धन, जो कि नागपुर में है। नंदीवर्धन, ठीक है, इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर में। और विंध्य शक्ति जो था, इस विंध्य शक्ति की अगर यहां बात करें तो इसका जो गोत्र था विष्णु वृद्धि था। विष्णु वृद्धि। और विष्णु वृद्धि में ध्यान रखना, यह ब्राह्मण वंश का हुआ करता था, यह ब्राह्मण वंश का हुआ करता था। अब ये डेफिनेट तो नहीं है कि इसने भी सेनानी जो पुष्यमित्र था उसी की तरह ही उपाधियों को बगैर ही शासन किया या उपाधियां धारण की, है ना। उसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे उसके पुत्र ही थे, उनका नाम था हरिति पुत्र प्रवरसेन प्रथम। उसने जो है महाराज की उपाधि धारण की। इसका पुत्र था, ध्यान रखना, क्या नाम था उसका, हरिति पुत्र प्रवरसेन, प्रवरसेन प्रथम। इसने उपाधि धारण की, इसने उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी थी इसकी, ध्यान रखिएगा, महाराज की उपाधि इसने धारण की। इसके जो पारिवारिक लेख प्रमाण जो थे उनसे यह पता चलता है कि एकमात्र ऐसा वाकाटक राजा था जिसने सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता था, और यह ब्राह्मण धर्म का पोषक हुआ करता था। हालांकि इस प्रवरसेन प्रथम ने काफी वैदिक यज्ञ भी किए हैं, है ना। इसने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था बाहर से नागवंश के जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, कौन से वंश के, भारसेव नागवंश के। जो भारसेव नागवंश था इसके एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, कौन, राजा भगवान, राजा भवनाग। जो राजा भवनाग थे उनसे कर दिया इसने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, और विवाह कर दिया। और जो मध्य भारत है उसके एक बड़े भाग पर अधिकार था, किसका, भवनाग का, ध्यान रखिएगा। और उसने नागवंशी जो राजा थे दशाश्वमेध, है ना, उनका यज्ञ कर करके, उनका यज्ञ का एक ही अनुसरण था कि स्वयं भी अश्वमेध यज्ञ किया, एक ही अनुसरण किया उनके यज्ञ का, और खुद फिर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। अभिलेख में प्रवरसेन प्रथम के जो साम्राज्य थे, इसका जो साम्राज्य था, प्रवरसेन प्रथम का जो साम्राज्य था, जो साम्राज्य था, अगर अभिलेखों में देखा जाए तो दो भागों में बटा हुआ था, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। एक तो उसका जो पुत्र था गौतमी पुत्र, उसकी अध्यक्षता में था, जिसका केंद्र नंदीवर्धन नागपुर में हुआ करता था। दूसरा उसका पुत्र सर्वसेन, है ना, और उसके उत्तराधिकारी हो गए, उनके अधीन चला गया, उनका केंद्र जो है बराबर में ही हुआ करता था। और दूसरा क्या था, वत्सगुल्लम, ध्यान रखना, वत्सगुल्म, ये दूसरा केंद्र हुआ करता था, दूसरे बेटे वाला, जो कि सर्वसेन नाम था, या उसके जो उत्तराधिकारी हो गए, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, जो रुद्रसेन द्वितीय था, जो रुद्रसेन द्वितीय था, जिसने शासन किया 385 से लेकर के 390 ईस्वी तक, 5 साल उसने शासन किया। उसने सेतुबंध नाम की एक पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी थी,
इसने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम था सेतुबंध। सेतुबंध। और ये पूरी जो है पुस्तक प्राकृत भाषा में थी, ये प्राकृत भाषा में थी। अगर यहां मैं थोड़ी सी बात करूं किसके बारे में, थोड़े से जो मौर्योत्तर काल में जो राजवंश हुए है ना, उन राजवंशों की बात करें। संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी, थोड़ी सी, ठीक है, राजवंशों के बारे में बात करें। राजवंश और उनके जो संस्थापक थे, संस्थापक, और जो उसके राजधानी हुआ करती थी, राजधानी। ध्यान रखना, एक इसमें वंश हुआ मौर्योत्तर काल में, जो प्रमुख वंश थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वंश इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो एक वंश होता था आपका मौखरी, मौखरी वंश, और इसके संस्थापक थे ईशान वर्मन। ईशान वर्मन, है ना। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कन्नौज, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर एक और वंश की मैं बात करूं, एक दूसरा वंश था मैत्रक। जो मैत्रक वंश था उसके जो संस्थापक थे भट्टार्क थे, भट्टार्क। इसकी राजधानी क्या थी, बल्मी। इसकी राजधानी बल्मी थी, यानी कि जो सौराष्ट्र गुजरात है वही इसकी राजधानी थी। एक आपका पुष्यभूति वंश था, सभी ने पढ़ा होगा उसको, पुष्यभूति वंश। जो पुष्यभूति वंश था उसके जो संस्थापक थे प्रभाकर, कौन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। इसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। जो राजधानी थानेश्वर थी वो हर्ष काल में कन्नौज हुआ करती थी, हर्ष के समय में कन्नौज हुआ करती थी। अगर एक वंश और था पूर्वी चालुक्यों का, ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी की बात करें तो वो पिष्टपुरी थी, पिष्टपुरी। अगर एक और वंश, तो ये हमारे कुछ राजवंश थे, ठीक है, जो आपका पश्चिमी गंग, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आप लोगों से, ठीक है ना, कौन सा, पश्चिमी गंग। इसके जो संस्थापक थे काकी वर्मन धर्म महाधिराज थे। कौन थे, काकी वर्मन धर्म महाधिराज, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलार में हुआ करती थी। कहाँ, कोलार में, जो कि मैसूर और कर्नाटक का क्षेत्र है। ध्यान रखना, मैसूर और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद थोड़ी सी हम बात करें इस मौर्योत्तर काल में, ये तो हमारे वंशों की बात थी, ठीक है। अगर थोड़ी सी अगर हम यहाँ बात करें जो मौर्योत्तर काल में जो संस्कृति थी या जो राज व्यवस्था थी, इस राज व्यवस्था के बारे में यहाँ बात की जाए सबसे पहले, ठीक है, राज व्यवस्था के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में। ध्यान रखना, जो मध्य एशिया था और जो मध्य एशिया को जो लोग जीत चुके थे, जो विजेता थे, उन्होंने अनगिनत कह सकते हैं, कोई गिनती नहीं थी उनकी, यानी कि छोटे छोटे काफ़ी जो देसी राजा हुआ करते थे, जो लोकल शासक हुआ करते थे, है ना, उन पर अपना शासन कर लिया, उन पर अधिकार कर लिया। और इससे क्या हुआ कि एक प्रकार की सामंती जो व्यवस्था थी, सामंती तरीके से उसका उदय हुआ। क्योंकि कुषाण राजाओं ने देखोगे तो महाराजा धिराज की एक गौरवपूर्ण उपाधि हम कह सकते हैं वो धारण की थी। इसका आशय हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे बहुत से राजा लोग थे और राजाओं के राजा हुआ करते थे और उनसे ये लोग बड़े बड़े राजा कर लिया करते थे, है ना। तो शक और कुषाणों ने क्या किया, इस भावना को और बढ़ावा दिया कि राजा जो है देवता का अवतार होता है, अशोक देवों का प्रिय कहा जाता है। पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जो कुषाण राजा थे, ध्यान रखिएगा, कुषाण राजा जो थे वो देवपुत्र कहलाते थे, देवपुत्र। और कुषाणों ने तो देखोगे तो राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई, साम्राज्य के जो छत्रपति थे, जो उपराज्य थे, उनमें बांट दिया
और हर एक क्षत्रपी एक एक क्षत्रप के शासन में जोड़ दिया गया। ऐसी काफी अनोखी प्रथाएं भी शुरू की थी, जैसे कि आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें क्या होता था कि एक ही समय एक ही राज्य जो होता था उस पर दो राजाएं शासन किया करते थे। यूनानियों को देख लो, सेनानी शासन, जैसे कि मिलिट्री गवर्नरशिप जो होती है, उसकी परिपाटी एक तरीके से हम कह सकते हैं, उस तरीके का शासन चलाया। इसके लिए क्या कह सकते हैं, जो शासक के जो सेनानी हुआ करते थे उनकी नियुक्ति किया करते थे, और जो कि यूनानी भाषा में जो सेनानी हुआ करते थे, एक यूनानी भाषा में उनको क्या कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, यूनानी भाषा थी उनमें स्ट्रेटोगोस कहा जाता था। स्ट्रेटोगोस इन सेनानियों को कहा जाता था। यहाँ मैं थोड़ी सी अगर बात करूँ उसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बिना करके जो भूमि होती है, मुक्त भूमि बिना करके वो प्रदान कर दी, वो प्रथा चालू कर दी। और कुषाणों ने प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन भी कर दिया। कुषाणों ने लाल रंग के मृद भांडों का प्रयोग किया अधिक मात्रा में, है ना, फुआरे जो होती हैं, टोटियां जो होती हैं, ऐसे पात्रों की शुरुआत भी की। शक और कुषाणों ने एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं उत्तम तरीके से जो अश्वारोही सेना थी, जो अश्वारोहण की परंपरा थी, वो भी चलाई। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। सातवाहन और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो भूमिदान की जो अक्षय निधि प्रणाली थी, भूमिदान की जो प्रणाली थी, भूमिदान की प्रणाली, इस प्रणाली का नाम हुआ करता था, ध्यान रखना, अक्षय निधि, अक्षय निधि प्रणाली। ठीक है। दूसरी चीज, अक्षय निधि शब्द देखो यहाँ पे, एक तो अक्षय, या दो शब्द हैं, अक्षय और निधि। अक्षय का मतलब होता है जो क्षय न हो सके, निधि का अर्थ होता है मूलधन, यानी कि जो क्षय ना हो सके, नष्ट ना हो सके। निधि का क्या मतलब बताया मैंने, मूलधन, मूलधन हुआ करता था। इंडो ग्रीक शासन हुए थे, उन्होंने सोने, तांबे, चांदी के सिक्के भी चलवाए, और सोने के जो सिक्के थे, जो स्वर्ण सिक्के थे, ध्यान रखिएगा, जो स्वर्ण सिक्के थे, इन सिक्कों को स्टेटर कहा जाता था, स्टेटर। और वजन इनकी बात करें, स्टेटर की वजन की बात करें तो ये 133 ग्रेन का हुआ करता था, 133 ग्रेन, 133 ग्रेन का हुआ करता था। कुषाण शासकों की जो सोने के सिक्के थे रोमन में एक मानक के बराबर हुआ करते थे, और कुषाणों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और जो सोने के सिक्के चलाए थे वो 124 ग्रेन वजन के हुआ करते थे। और सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के भी जारी किए, चांदी के भी चलाए, तांबे के भी चलाए, प्रोटीन के भी चलाए, तो काफी चलाए। ठीक है। अच्छा, एक यहां बात की जाए थोड़ी सी कि जो आपके मौर्योत्तर काल में जो राजा लोग हुए उनकी थोड़ी सी यहाँ पे उपाधियों की बात कर लें। जो आपके पुष्यमित्र शुंग जो हुए थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने सेनानी की उपाधि धारण की, सेनानी की, है ना। और ध्यान रखना, एक इन्होंने क्या किया, जो 2 अश्वमेध जब यज्ञ इन्होंने अनुष्ठान जब करवाया, अयोध्या अभिलेख में उसका पता चलता है। उसका नाम क्या था, द्विरसमेय यज्ञ नाम था उसका, ध्यान रखना, जो कि अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलता है। एक आपके खारवेल हुए थे, खारवेल, खारवेल का ध्यान रखना, उन्होंने काफी उपाधि धारण की, धर्मराज की, महाविजय राज की, भिक्षु राज की, वृद्धराज की, लेमराज की, राजर्षि की, तो उन्होंने भी काफी करी। सतकर्णी प्रथम था, उसने दक्षिणापथ का स्वामी, अपरहित चक्रम का एक चालक, पश्चिमपति, तो काफी उपाधियां उसने भी की। गौतमी पुत्र सतकर्णी था, उसने अद्वितीय और एकमात्र ब्राह्मण जिसे बताया मैंने, या वेदों का आश्रय, उसने उपाधि धारण की। अगर यहाँ बात करूँ मैं थोड़ी सी, जो एक आपकी रचना है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स या पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, जो रचना है, इसमें मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे इनका वर्णन देखने को मिलता है। बैरीगाजा या भड़ौच, इसे क्या था, एक भृगु कक्ष भी कहा जाता है, और ये भारत के जो पश्चिमी तट थे उन पर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार हुआ करता था बैरीगाजा। बारबेरिकम की बात करूं, ये सिंधु के मुहाने पर था। और क्या हुआ था, जो
अरिकामेडु है, जो हमारा वर्तमान में जो पौंडीचेरी है यहाँ पे स्थित है। एक बंदरगाह था, उसका नाम था पेरीप्लस, उसमें पैडोक मिलता था। यहाँ क्या हुआ, 1945 में इसकी बहुत अच्छे तरीके से खुदाई हुई और यहाँ एक रोमन बस्ती मिली और यहाँ से रोम की जो वस्तुएं थी बनी हुई, जैसे दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही, ये सब प्राप्त हुए। ठीक है। कोरकई की बात करूं, कोरकई ये पांड्यों की बंदरगाह राजधानी हुआ करती थी। पेरीप्लस में इसका नाम काल भी देखने को मिलता है और ये मोती जो होते मोती उनके लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। शोपारा की बात कर लो, शोपारा, जो शोपारा था हमारे वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी तट पर। ये बंदरगाह का नाम है ना। और मुजरिस ये चेर राज्य में है। बंदर की बात कर लो, ये चेर राज्य का बंदरगाह था। जो बंदर है वो चेर राज्य का बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है। अगर यहाँ थोड़ी सी मैं एक टॉपिक पर और बात कर लूँ आप लोगों से, इसके जो हमारी जो यहाँ पे खेती और जो व्यापार हुआ उसके बारे में थोड़ी सी देखो। जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है और यहाँ देखोगे तो काफ़ी भारत के बीच में, मध्य एशिया और भारत के बीच में देखोगे तो काफ़ी घने संपर्क एक स्थापित हुए थे। परिणाम ये निकला कि भारत को मध्य एशिया का जो अल्ताई पहाड़ है, जो भारत में जो अल्ताई पहाड़ है, अल्ताई पहाड़, और वहाँ देखोगे तो भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ और भारत को रोमन साम्राज्य के साथ साथ व्यापार के जरिए भी सोना मिला करता था। कुषाण जो हुए उन्होंने रेशम के लिए एक मार्ग जो था रास्ता वो खोजा और चीन से चल करके कुषाण साम्राज्य में शामिल जो हुए थे मध्य एशिया और अफगानिस्तान। यहाँ से जब गुजरते थे तो ईरान बीच में आता था और पूर्व जो मध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय अंचल, वहाँ पर रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया देखने को मिलता है। ये क्या था कि एक रेशम मार्ग हम कह सकते हैं, कुषाणों का बड़ा एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता हुआ करता था, स्रोत था बहुत अच्छा। और इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाही करते थे। उगाही किस तरीके से, चुंगी, चुंगी नाम था उसका, है ना। तो उस तरीके से इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। हम कह सकते हैं कि भारत में एक विशाल बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने का पहला जो वंश था वो कुषाण वंश था। और कुषाण काल में ही सिंचाई के लिए जो पुरातत्व हमें अवशेष मिलते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम मध्य एशिया में देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ मैं थोड़ी सी और बात करूँ आप लोगों से रचनाओं के बारे में, कुछ रचनाएं हुई और इनके रचनाकार थे, जैसे कि आप लोगों की महाभाष्य था। महाभाष्य, इसकी रचना किसने की थी, ध्यान रखना, पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। आपका कामसूत्र था, जो कि मौर्योत्तर काल में रचना देखने को मिलती है। वात्सायन ने इसकी रचना की, वात्स्यायन ने। सौंदरानंद था एक आपका रचना, सौंदरानंद। और इस सौंदरानंद की रचना किसने की, अश्वघोष ने। अश्वघोष ने इसकी रचना की। एक आपका नाट्य शास्त्र था और नाट्य शास्त्र की आप जानते हो कि भरत मुनि ने इसकी रचना की। बृहत कथा कोश था, जो मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। बृहत कथा कोश, इसकी रचना किसने की थी, गुडाढ्य ने की थी। जो गुडाढ्य था उसने इसकी रचना की। गाथा सप्तशती था, मैंने बताया था अभी, गाथा सप्तशती, इसकी रचना किसने की थी, हाल ने की थी। बुद्ध चरित था, इसकी किसने की थी, अश्वघोष ने की थी इसकी रचना। ठीक है। एक आपका कातंत्र था, कातंत्र, इसकी रचना किसने की थी, सर्ववर्मन ने। ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। तो ध्यान रखना, हमारा जो मौर्योत्तर काल हुआ इसमें काफ़ी विदेशी आक्रमण हुए, नई नई जातियाँ आई और उन जातियों ने भारत में आकर के अपना शासन स्थापित कर लिया। इस तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। काफ़ी तरीके से इन्होंने मृद भांडों का भी प्रयोग किया। इसमें देखोगे मौर्योत्तर काल में तो ईंटों के कुओं का निर्माण मिलता है, भवन निर्माण देख लीजिए, काफ़ी कुछ इसमें हुआ। ठीक है। तो हमारा मौर्योत्तर काल यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरा फिनिश होता है एनसीईआरटी बेस पर। ठीक है। और दूसरी चीज़, कल आपका जो 12वां अध्याय शुरू होगा उसका नाम रहेगा गुप्त साम्राज्य। ठीक है। हम गुप्त साम्राज्य में ये पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उस सब के बारे में हम गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे। ये आपका 11वां अध्याय आज कंप्लीट होता है। ठीक है।